हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। माई सेल्फ इज अविनेश सैनी और हम आपके लिए लेकर आए हैं जे एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ वेरियस टॉपिक्स। ये आपको सभी सब्जेक्ट में ये सीरीज मिलेगा। आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और टू स्टार्ट विद आज हम पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि अभी तक जे एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन यू विल बी गेटिंग न्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। देखिए ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है लैम्डा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और ये एक सरफेस के पैरेलल लाई कर रहा है जो सरफेस से √3/2 a डिस्टेंस पर है। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD। देखिए ये इस टाइप का कुछ वायर है और सरफेस उसके नीचे है, इन दोनों का डिस्टेंस आपको गिवन है। तो ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, अपने से किसी r डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 2k λ/r। बट इस सरफेस का हर एक पॉइंट इस वायर से अलग अलग डिस्टेंस पर होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट पर फ्लक्स लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये जो मिड पॉइंट गिवन है, ये सरफेस का मिड पॉइंट है। यहां से x डिस्टेंस पर जाकर अगर मैं ऐसा एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट कंसीडर करता हूं जो इस वायर से कितना डिस्टेंस पर होगा वो हमें पता चल जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस डिस्टेंस को अगर मैं d मान लेता हूं, ये डिस्टेंस x हुआ, तो वायर से उसका डिस्टेंस स्मॉल r वो आ गया √d² प्लस x²। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है 2k λ/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ये एंगल अगर थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E cos थीटा और उसके पैरेलल कंपोनेंट होगा E sin थीटा। जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी कंपोनेंट के कारण होगा जो सरफेस को कट करके जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई दिस विल बी E cos theta into dA, where dA is the area of this small strip। ये लेंथ को मैं dx मान लेता हूं और इसका लेंथ विड्थ आपको L गिवन है, तो dA एरिया की वैल्यू आ जाएगी L इंटू dx। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कॉस थीटा कितना होगा, दिस विल बी d/r, राइट। तो अगर ये सारी वैल्यू पुट में करता हूं तो फ्लक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी d फाई इज E की वैल्यू आ गई 2k λ/r इंटू कॉस थीटा d/r इंटू L dx। अब स्मॉल r की वैल्यू आप पुट करेंगे तो d फाई की वैल्यू हो जाएगी 2, k की वैल्यू पुट कर दो तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा d अपॉन √r² प्लस x² इंटू L इंटू dx। और जब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो ये बनेगा लैम्डा dl अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन √r² प्लस x²। ऐसे ऐसे एलिमेंट आपको कहां से कहां तक कंसीडर करने होंगे। तो डायग्राम में फिर से देखिए, ये मैंने एलिमेंट सेंटर से कंसीडर किया था, लेकिन स्ट्रिप तो इससे पीछे भी है और इस स्ट्रिप का लेंथ आपको टोटल गिवन है a। तो यहां इस मिड पॉइंट से a/2 पीछे जाना है और a/2 ही आगे भी जाना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे लिमिट क्या रखी जाएगी, 0 से a/2 नहीं रखी जाएगी, -a/2 से +a/2 रखी जाएगी। सो इंटीग्रेशन लिमिट विल बी -a/2 टू +a/2। अब ये इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है, जो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स, दैट विल बी लैम्डा L/6 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। और आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था लैम्डा L/n एप्सिलॉन नॉट, तो n की वैल्यू दिस विल बी 6। देखिए ये काम आगे पूरा मैथमेटिक्स का है, वो काम आप मैथमेटिक्स में कर लेंगे। यहां पर्पस ये था कि फ्लक्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस को मिलाकर एक क्यूब बना दिया,
लेकिन वो क्यूब नहीं बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। जैसा कि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन में आता है, जो मेंस लेवल के होते हैं, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट बात जरूर रही होगी, ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। अभी तक आईआईटी वालों का मन नहीं भरा इस क्वेश्चन को पूछ पूछ कर, इसको इतनी बार पूछा जा चुका है, कम से कम 3-4 बार जे एडवांस में रिपीट हो चुका है और मेंस में भी आता है। तो क्वेश्चन ये है, कंसिडर सॉलिड स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन R1 सेंटर्ड एट ओरिजिन। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस आपको R1 गिवन है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर एक कैविटी बना दी गई और फिर ये कैविटी सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर है। आपको बताना है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। इस सेंटर और कैविटी के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ये लेट्स से स्मॉल r के बराबर है, तो ये स्मॉल r वेक्टर बन गया। तो होता क्या है, जब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर गॉस लॉ को रॉन्गली अप्लाई कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि कैविटी के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो होगी। बट इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, गॉस लॉ में जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर सिमेट्रिकली कंसिडर करनी होती है, राइट। तो अब जब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे सॉल्व करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। तो देखिए सॉलिड स्फीयर के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपने से कोई भी पॉइंट मान लें हम, लेट्स से यहाँ कंसिडर कर लिया जाए R1 डिस्टेंस पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो R1/3 एप्सिलॉन नॉट। और कैविटी के सेंटर से ये पॉइंट मान लीजिए R2 डिस्टेंस पर है, तो कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस रो R2/3 एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी रो/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर था, इसके सेंटर से कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस R था, ये हमने कैविटी बनाई, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें और वेक्टर लॉ अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा वेक्टर R इक्वल्स टू R2 वेक्टर R प्लस R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। सो वेक्टर R it comes out to be R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R1 माइनस R2 वेक्टर क्या बन गया? रो R वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट आप कहीं और भी कंसिडर करेंगे तो भी ये R1 R2 ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स इस कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और उतना ही होगा जितना उसके सेंटर पर है। तो इसको आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है। अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना देते हैं तो उस कैविटी के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। आप ये कह दें कैविटी के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। Everywhere the direction and magnitude of electric field remains same and it is uniform। तो आंसर आपको क्या मिलेगा फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन अल्फा। अल्फा का मतलब ये जो आर यहाँ पर लिया वो अल्फा लिखा हुआ था, तो अल्फा वेक्टर पर डिपेंडेंट होगा, उसका आर वेक्टर भी कह सकते हैं। तो कैविटी के सेंटर और ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर के सेंटर के बीच का जो वेक्टर है वो केवल उस पर डिपेंडेंट होता है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंडेंट होता है रो पर, और वैल्यू इतनी आ जाती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा एंड इट इज एडवाइज्ड टू रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट ऑल्सो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, स्केल लेंथ L डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम n ऑफ सर्टेन चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज q कैरिड बाय ईच पार्टिकल। तो लेंथ का डायमेंशनली कौन सा फॉर्मूला सही होगा? देखिए एज सच ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इतना ज़्यादा बिलोंग नहीं करता और सिंपल यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ डिराइव नहीं करना है, केवल ऑप्शंस चेक करने हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू चेक, यू विल चेक योरसेल्फ और फिर आप देखेंगे कौन कौन सा आंसर आएगा। आंसर वैसे आपके सामने लिखा हुआ है, इसका बी और डी आंसर होगा। तो सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम,
तो उसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा 80। फिर परमिटिविटी का कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो परमिटिविटी की वैल्यू बन गई Q1 Q2 बाय 4π F इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, दैट इज ये बन गया a स्क्वायर टी स्क्वायर, F ये क्या होता है ml t माइनस 2, आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, m माइनस 1 l माइनस 3 a स्क्वायर एंड t की पावर 4। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप यहां से सॉल्व कर लो। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने, एनर्जी होती है 3/2 kT। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें सॉल्व करना है kb का। टेम्परेचर को आप केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे k से, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। और एक टर्म यहां पर गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम n। n का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज जस्ट अ नंबर, उसका तो कोई यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होना है। पर यूनिट वॉल्यूम ये बन जाएगा L टू द पावर माइनस 3। अब इसके बाद वाला सारा काम वो आपको सॉल्व करना है, इन सब में वैल्यू पुट करते जाओ और देखो किसकी वैल्यू लेंथ के बराबर आती है। जो भी लेंथ के इक्वल आएगा वही हमारा लेंथ के डायमेंशन फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा, और लेंथ के बराबर ये b और d वाला आ जाएगा। सो आई होप कि ये कैलकुलेशन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन है, और स्टूडेंट यकीन कीजिए आप कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पिछले 6 साल में ही 2-3 बार आ चुका है। जो आपने याद कीजिए गॉस लॉ में पढ़ा होगा कंसेप्ट सॉलिड एंगल, जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज यहां पर रखा है Q, इसके चारों तरफ एक स्फीयर आप बना दो, तो इससे फ्लक्स कितना पास होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फीयर के अगर किसी एक पार्ट से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यहां A से B तक, इस पार्ट से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इसको दोनों पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, ये कोण बन गया, और इस कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल अगर थीटा है, तो जो पूरा स्फीयर होता है, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है 4π, इसका सॉलिड एंगल होता है 2π इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से जो फ्लक्स पास होगा फाई, उसकी वैल्यू होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री कर दो तो पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर फ्लक्स आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। आपको ये हेमिस्फीयर का फ्लैट सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के जस्ट बाहर एक चार्ज रखा हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर करेगा। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आ सकता है कि ये फॉर्मूला यूज कर लें E वेक्टर डॉट A वेक्टर, लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में, एंड एवरीवेयर फील्ड ड्यू टू चार्ज विल बी डिफरेंट। उसका मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगी, तो इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि चार्ज सरफेस के अंदर नहीं रखा है, चार्ज सरफेस से बाहर रखा हुआ है, और अगर चार्ज सरफेस से बाहर है सो इनक्लोज चार्ज हैज बिकम जीरो। इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, और अगर इनक्लोज नहीं है तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो होगा। तो जो फ्लक्स इस सरफेस से एंटर कर रहा होगा वही कर्व सरफेस से बाहर, फ्लैट सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लें तो कर्व सरफेस का अपने आप आ गया। फ्लैट सरफेस का कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो फिर से ये एक कोण बन गया, जिस कोण का सेमी वर्टेक्स एंगल, अब देखिए ये रेडियस आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल 45 हुआ। वो फार्मूला वहां पर लिखा हुआ है, इससे फ्लक्स कितना पास होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, दैट इज 1/√2। इतना ही फ्लक्स कर्व सरफेस से एंटर करेगा। So let's check क्या क्या ऑप्शन थे। The electric flux passing through the curved surface of the hemisphere minus Q by 2 epsilon naught 1 minus 1/√2, तो यही आएगा ना।
वो कहोगे सर आपने जो डिराइव किया उसमें निगेटिव तो है ही नहीं। अरे भाई मैंने तो फ्लैट सरफेस से सॉल्व किया है कि वहां से आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव तो इनकमिंग फ्लक्स इज निगेटिव, जहां से एंटर कर रहा है ये फ्लैट सरफेस का फ्लक्स है, टोटल जीरो होना है, तो जितना फ्लैट से पास हो रहा है उतना ही निगेटिव कर्व से एंटर कर रहा है, राइट। एक पार्ट इसमें और है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर आप देखें ये जो चार्ज रखा हुआ है, यहां अगर एक आप ऐसा डिस्क बना दें, इस डिस्क के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस डिस्क का सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है, 3D में है ये, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ये डिस्टेंस सेंटर तक का r है, ये भी r है, तो सरफेस तक का डिस्टेंस हुआ r√2, तो इसके सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा kq/r√2 एंड दैट विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और क्या क्या ऑप्शन थे इसमें, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। ये कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पास हो रहा है E, तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी kq/r²। उसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर वो होगा E, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, जो बन जाएगा E cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी कैपिटल R/स्मॉल r, तो ये बन जाएगा kq/r² इंटू कैपिटल R/स्मॉल r। क्या ये कांस्टेंट होगा, ये स्मॉल r तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा ना, तो स्मॉल r डिफरेंट, तो कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, राइट। आई एम श्योर कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमें पता चल गया कि कैसे इक्विपोटेंशियल है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी देखिए फ्लक्स पर बेस्ड है। मैंने कहा था वही कंसेप्ट है जो अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया है। आपसे कहा था कि पिछले 5-6 साल में आईटी इस कंसेप्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी देखने को मिलेगा आपको। लेट्स स्टार्ट। A charge cell of radius r carries a total charge q. Flux is given phi as electric flux of field through the closed cylindrical surface of height h radius r. तो हमारे पास एक शेल है, उस पर चार्ज गिवन है और फिर एक सिलेंडर हमें कंसिडर करना है जिसका रेडियस हमें कंसिडर करना है स्मॉल r और हाइट कंसिडर करनी है h। तो ये तो हमारे पास है स्फीयर, इसका रेडियस है कैपिटल R। इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बनाना है जिसका सेंटर स्फीयर के साथ मैच करेगा, तो फिर उससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके हमें अगेन ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन चेक कैसे करेंगे, जैसे पहले वाला है कि भाई उस सिलेंडर का रेडियस 3r/5 लेना है आपको, तो सिलेंडर का रेडियस अगर 3r/5 लेना है, स्मॉल r इज 3r/5, तो वो कैपिटल R से कम हो गया ना, तो कैपिटल R से कम हुआ तो वो जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर तो कुछ यहां पर ऐसे बनेगा। अच्छा उसका हाइट 8r/5 से कम है, तो 8r/5 से कम होने का मतलब 8r/5 r से तो ज्यादा है, पर उससे कम वैल्यू लेनी है, तो पता नहीं वो सिलेंडर बाहर से क्रॉस कर रहा है या इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है। तो अब देखिए यहां पर 8r हाइट, अच्छा टोटल हाइट h इज लेस देन 8r/5, सो ये 2r से कम है, इसका मतलब सिलेंडर अंदर अंदर ही है, ऐसा है। ये जो रेडियस हुआ इसका, सिलेंडर का रेडियस यहां तक की डिस्टेंस हुई 3r/5, ये डिस्टेंस हुई 4r/5। अब सिलेंडर केवल यहां पर है और चार्ज सारा सरफेस पर है, तो इस सिलेंडर के अंदर तो चार्ज जीरो हो गया, और सिलेंडर के अंदर अगर चार्ज जीरो हो गया तो इससे फ्लक्स भी जीरो होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं कि भाई अगर हाइट 2r से बड़ी है और रेडियस 3r/5 है, तो हाइट 2r से बड़ा होने का मतलब सिलेंडर ऊपर चला जाएगा। लेट्स चेक क्या होगा। यहां पर ये स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R, सिलेंडर का रेडियस कम है, हाइट 2r से ज्यादा है, तो सिलेंडर बड़ा बन गया। कितनी ज्यादा है हमें नहीं पता। अब क्या करेंगे,
ये 3r/5 है, ये रेडियस तो r हुआ, ये 3r/5 हुआ यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखो ए बी सी डी, इस पार्ट में जितना चार्ज होगा अगर वो मिल जाए और इसमें जितना चार्ज होगा वो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा फ्लक्स कितना है। इनक्लोज चार्ज तो केवल वही है ना, बाकी पार्ट तो बाहर है। तो अगर दोनों तरफ मैं इसको मिला दूं और फिर ए से बी तक यहां मिला दिया जाए तो अगेन देखिए वही कौन बन गया ना। मैंने कहा था कई बार इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर ये वही कौन बना और फिर यहां से मैं इसे मिला देता हूं, वैसे ये डिस्टेंस हुआ 3r/5, तो ये जो एंगल थीटा आएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3r/5 आएगा और थीटा की वैल्यू होगी 37 डिग्री। तो इसका सॉलिड एंगल कितना बना? सॉलिड एंगल हुआ 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 37। कॉस 37 होता है 4/5, तो सॉलिड एंगल हुआ 2 पाई/5। 4/5, 1 माइनस 4/5 कितना होगा? 1/5। अब यहां पर जो टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई एंगल होता है। 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना चार्ज है? Q है। तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना हुआ? Q/4 पाई। तो इस सॉलिड एंगल में कितना चार्ज होगा? इसमें होगा Q/4 पाई इंटू 2 पाई/5। तो यह आ गया Q/10। Q/10 चार्ज ऊपर हुआ, Q/10 नीचे हुआ, तो टोटल चार्ज आ गया Q/5। तो फ्लक्स कितना पास होगा? Q/5 एप्सिलॉन नॉट। राइट, लेट्स सी क्या है बी पार्ट में, Q/5 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। इसके आगे वाला पार्ट है h ग्रेटर देन r, स्मॉल r ग्रेटर देन r। तो वो पार्ट ये दिया हुआ है भाई कि ये रेडियस कैपिटल R है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R से बड़ा है, हाइट भी ज्यादा है। तो ये तो पूरा का पूरा इस पे सिलेंडर के अंदर आ गया। सो द एंटायर चार्ज हैज बिकम इनक्लोज चार्ज। और अगर सारा चार्ज इनक्लोज बन गया तो फिर फ्लक्स क्या होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अगेन उसी सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट पर फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर सही होंगे ए बी डी। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ऑलमोस्ट सभी बच्चे सही आंसर नहीं देने लगेंगे, शायद आईआईटी वाले तब तक पूछते रहेंगे। और ये इतनी बार अभी तक पूछा जा चुका है, पिछले 5-6 साल में ही एडवांस में 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। आई एम श्योर कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डाइपोल। और बहुत अच्छा विजुलाइज करने वाला क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P/√2 I कैप माइनस J कैप। इट मींस कि वो यहां से 45 डिग्री एंगल पर रखा है। ये ऐसा एक स्फीयर बना रखा है इन्होंने, और फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो देखो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो P के बराबर है, लेकिन वो 45 डिग्री पर रखा है, इसलिए वो 1/√2 I कैप माइनस I कैप प्लस J कैप बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है। यहां एक और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है E0, जिसका डायरेक्शन नहीं पता वो किधर है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है E0। और फिर ये कह रहे हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है अगर, तो पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है? फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है माइनस dV/dr, यही होता है ना। और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है डेल्टा V, दिस इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पोटेंशियल कांस्टेंट होने के दो रीजन हो सकते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होना चाहिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब उनमें से या तो कोई एक जीरो हो, या उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, या दोनों जीरो हो जाए, 0 × 0 0। राइट, अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा गया है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ए जस्ट इसके सामने ये 45 डिग्री पर। तो भाई अब अगर हम यहां देखें इस ए पॉइंट पर, ये जो डाइपोल है जो यहाँ 45 डिग्री पर रखा है, जिसका डाइपोल मोमेंट P0 है, ये ए पॉइंट इसके सीध में है। तो ये ए पॉइंट इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है या एक्सिस पर है?
दैट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और यहां डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, ई डी लिख देता हूं मैं इसको, या ई एक्सिस लिख देता हूं। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यहां कहीं इधर ही रही होगी, या हो सकता है अंदर रही हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ई नोट प्लस ई एक्सिस होगा या ई नोट माइनस ई एक्सिस होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं आ सकता है। तो यहां पर कहा गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल, ये बना ई रूट टू ई नोट आई कैप प्लस जे कैप, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, राइट। अब देखते हैं कि इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। तो स्फीयर का रेडियस, यहां एक बी पॉइंट गिवन है, वो भी 45 डिग्री पर है, तो बी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन बन गया। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होती है, जो होती है के पी नॉट बाई आर क्यूब। तो जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं इधर होनी चाहिए, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस क्या बन जाए, जीरो। और अगर उसे जीरो बनना है तो देन के पी नॉट बाई आर क्यूब will be equals to E naught and R will be equals to E naught by KP naught का पावर 1/3, और K की वैल्यू रख दो तो रेडियस बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट टू दी पावर 1/3। लेट्स चेक कि यही था क्या, रेडियस था, जस्ट अ मिनट, यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये भाई ये R क्यूब की वैल्यू आएगी के पी नॉट बाई ई नॉट, और फिर जो आर बनेगा उसकी वैल्यू होगी पी नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट टू दी पावर 1/3। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन का आप भी ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत आराम से कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि आपके सामने जस्ट अभी लाइव एग्जांपल मिल गया है कि मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जो बहुत ऑब्वियस था कि आर नीचे है तो ई नोट को नीचे लाना है, के पी नोट बाई ई नोट लिखना है, और मैंने क्या लिखा, ई नोट बाई के पी नोट। ये बिल्कुल वैसी बात है कि कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कि वहां पर 6/2 लिखा हुआ है, हमें पता है कि 6/2 3 होता है, पर पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, 6/2 को 4 लिख दिया, और बाद में घर आके देखा अरे यार सारा क्वेश्चन सही किया था, और ये लास्ट में एक पॉइंट के कारण हमारे पूरे नंबर चले गए, क्योंकि अब कोई सॉल्यूशन तो देखेगा नहीं, अब तो सीधा सीधा फाइनल आंसर देखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम। ये कह रहे हैं कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये बात गलत है। अभी आपने देखा ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, वो जीरो है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज जीरो, वो जीरो होना ही है, क्योंकि भाई बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग है, तो बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सरफेस के अलोंग ही होना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाए, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस मच, सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फीयर दैट इनक्लोज द सरफेस कंप्लीटली इज फाई नॉट। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस डिस्क में कितना चार्ज है वो टोटल कैलकुलेट कर लो। इस डिस्क की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ऐसा एक स्ट्रिप बनाएंगे जिसका थिकनेस होगा डी आर, इस पर चार्ज अगर डी क्यू है तो डी क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये बनेगा 2 पाई इंटू आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर, और ऐसे ऐसे स्टेप कहां से कहां तक लेने, जीरो से कैपिटल आर तक। इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो पहले वाला बना आर स्क्वायर बाई 2, दूसरा बनेगा आर क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3। आप कहोगे सर आपने अभी तो आर क्यूब बाई 3 बोल दिया था, अब लिख दिया आर स्क्वायर, अरे नीचे कैपिटल आर है भैया, तो एक कैंसिल हो गया ना, 1/2 माइनस 1/3 1/6, तो आंसर आ गया
2 पाई आर स्क्वायर बाई 6, ये टोटल चार्ज हुआ। तो जो एक स्फीयर इस डिस्क को कंप्लीट एनक्लोज करेगा उससे फ्लक्स कितना पास होगा वो बोला गया फाई नॉट, और फाई नॉट होगा टोटल चार्ज क्यू नॉट मान लेता हूं मैं उसको, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज हमने क्यू नॉट सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहे हैं एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस r/4 है, तो अगर उसका रेडियस r/4 है तो अब आपको r/4 तक का चार्ज सॉल्व करना होगा। r/4 तक का जब आप चार्ज सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नया नहीं करना भैया, देखो नया नहीं करना है। यहां जो आपने लिमिट था वो 0 से r रखा था, उसको 0 से r/4 कर देना है। तो अब जो चार्ज आएगा उसको स्मॉल क्यू मान लेता हूं, वो होगा, ये एज इट इज 2 पाई बाहर रहेगा। अच्छा सिग्मा भी था भाई, सिग्मा हमने छोड़ दिया, ये सिग्मा भी था, तो 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन यहां r माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर फ्रॉम 0 टू r/4। तो देखिए ये बनेगा सिग्मा 2 पाई, यहां आएगा आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ये बनेगा 16, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 32, माइनस यहां बनेगा आर क्यूब बाई 3, तो 4 की पावर 3 64 हो गया, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 64 इंटू 3 मुझे भी करना ही पड़ेगा, ये बना 2, ये 192 बन गया, और फिर ये बन जाएगा 5 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 192। तो यहां से जो फ्लक्स पास होगा फाई वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों फ्लक्स का रेशियो बताना है आपको, फाई नॉट बाई फाई कैलकुलेट करना है। तो जब फाई नॉट बाई फाई आप करेंगे तो वो एक्चुअली क्यू नॉट बाई क्यू ही हो गया ना, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू नॉट की वैल्यू क्या आई थी, क्यू नॉट था 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई 6, ये बना 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई 6, और क्यू कितना आया डिवाइडेड बाई क्यू, इसमें 192 ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये देख लेना कि सॉल्व क्या करना है, फाई नॉट बाई फाई ही करना है, राइट, डिवाइडेड बाई 5 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये सॉल्व हो गया 192 बाई 30, तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होगा 6.40। कैलकुलेशन वाला पार्ट वो तो आप कर लेंगे बड़े आराम से, आपको समझना ये है कि भाई फ्लक्स सॉल्व कैसे करना है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो वहां एलिमेंट कैसे कंसिडर करते हैं, एलिमेंट वहां पर एक रिंग एलिमेंट कंसिडर किया जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी ठीक से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस गिवन है 1, इसकी चार्ज डेंसिटी अलग है, वो है के आर, दूसरे का रेडियस आगे है फिर 1 से स्मॉल आर तक, उसकी डेंसिटी गिवन है 2k बाई स्मॉल आर। अब ये जो दूसरा वाला स्फीयर है इसके रेडियस की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको बताना है कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जब आप आउटसाइड में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने जाओगे तो यहां अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन दोनों स्फीयर का चार्ज सॉल्व करना होगा, और स्फीयर में आप जानते हैं जब एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहां से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाते हैं, या आप कह दो किसी एक्स डिस्टेंस पर गए और ऐसा एक स्ट्रिप बनाया जिसका थिकनेस dx है। अब क्योंकि ये स्फेरिकल स्ट्रिप है तो इसका जो वॉल्यूम होगा dv वो होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो होगा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस 0 से 1 है, दूसरे का रेडियस 1 से आर बी तक है। तो देखिए टोटल चार्ज क्या लिया जाएगा, पहले स्फीयर के लिए उसकी डेंसिटी कितनी है के आर मतलब के एक्स, क्योंकि मैंने, अच्छा इसको चलो मैं आर लिख देता हूँ, ये डी आर कर देता हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बन गया। अब लिखता हूँ पहले वाले स्क्वायर के लिए 4 पाई के, ये आर क्यूब बना
इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, प्लस दूसरे वाले की डेंसिटी कितनी है 2k बाई आर। गुड, तो ये बना 2k बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 से आर बी तक। यही होगा पहला इंटीग्रेशन, बड़ा सिंपल, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, तो ये बना 4 पाई के आर की पावर 4/4 फ्रॉम 0 to 1, प्लस एक आर कैंसिल हो गया, ये बना 8 पाई के, यहां आ गया आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to आर बी। इसको सॉल्व करेंगे, 4 कैंसिल हो गया, तो भैया यहां पर तो बना पाई के आर 1, पाई के ही रह गया, पाई के 1 क्या, प्लस 8 पाई के, और ये बनेगा आर बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, तो यहां पर बन जाएगा पाई के प्लस ये हो गया 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 4 पाई के, तो इसमें से मैं पाई के अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3। दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उन दोनों स्फीयर के अंदर मिलाकर, जिसमें से एक का रेडियस 1 था और दूसरे वाले का रेडियस आर बी था। तो इन टर्म्स ऑफ आर बी मैंने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया। पहले पार्ट में कहा कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है, तो भाई अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आपको 0 करना है तो इनक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। इनक्लोज चार्ज 0 होने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए। इस टर्म के 0 होने के लिए आर 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3 शुड बी 0, तो आर बी की वैल्यू होगी √3/2। यहां क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया है √3/2, तो पहला पार्ट गलत हो गया। दूसरा पार्ट, इफ आर इज 3/2 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी। अगर आर की वैल्यू 3/2 है, आर बी की वैल्यू, तो रखते हैं इसमें वैल्यू। देखो क्यू हमारा कितना आया, पाई के 4 आर बी स्क्वायर आया था ना, 4 आर बी स्क्वायर आया था, आर बी की वैल्यू रख देता हूं 3/2, तो ये आ गया 9/4 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, चार्ज बन गया 6 पाई के। आउटसाइड पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, जस्ट आउटसाइड आर बी। के की वैल्यू बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना बना 6 पाई के डिवाइडेड बाई आर बी कितना हुआ 3/2, पाई कैंसिल हो गया, ये बन गया 2, ये 2, ये 2, पोटेंशियल आ गया के बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर है, के बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज राइट। फिर कहा गया इफ आर बी इज 2 देन टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 15K। तो आर बी की वैल्यू अगर आप 2 रख दो, इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो ये 16 बनेगा, 16 माइनस 3 13 आएगा, तो वो 15 कह रहे हैं, ये 13 है, गलत हो गया। अगला पार्ट क्या है, इफ आर बी इज 5/2, तो आर बी की वैल्यू अगर 5/2 है तो मैग्नीट्यूड जस्ट आउटसाइड, आर बी अगर 5/2 होगा तो फिर से आप चार्ज की वैल्यू सॉल्व करो। क्यू कितना बना था, क्यू की वैल्यू थी पाई के 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3, जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर बी स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू पुट करो पाई के इंटू 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन आर बी स्क्वायर, पाई तो कैंसिल हो गया। अब इसमें आर बी की वैल्यू आप रखो 5/2 और देखो आंसर आता है क्या। आई एम श्योर कि नहीं आएगा, 5/2 रखोगे तो 13 पाई के कह रहा है, 13 पाई के तो वो अलग पार्ट बना था जब आर की वैल्यू 2 थी। तो इस तरीके से हम पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बस एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर रख दिया, दोनों का कंसेप्ट सेम था कि कैसे इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करना है। आई एम श्योर कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी ठीक से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया दो चार्ज रखे हैं, एक माइनस क्यू रखा है ओरिजिन पर, एक Q/√3 रखा है कहां पर, इसके कोऑर्डिनेट है 2 0, ये है 2 0। तो इसके कारण एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बना जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है।
तो उस सर्कल का सेंटर जो है वो यहाँ B0 पर है और सर्कल का रेडियस है R। तो आपको एक तो सर्कल का रेडियस बताना है, देखो पहले पार्ट में रेडियस पूछा गया है, और जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में हमें पूछा गया है कि B की वैल्यू क्या होगी। ये वही क्वेश्चन है कि एक चार्ज -q, एक दूसरा रखा है, दूसरा चार्ज रखा है B0 पर, तो नहीं 20 पर एक इक्वी पोटेंशियल सर्कल बना जिसका सेंटर B0 है और रेडियस R है। तो पहले पार्ट में R पूछा, दूसरे पार्ट में B पूछा गया है, दोनों पार्ट एक बार में ही सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे आप जरा ध्यान दीजिएगा। इस स्फीयर सर्कल पर कहीं भी एक पॉइंट मान लो जिससे कोऑर्डिनेट है XY, इस पर निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, -kq अपॉन √x² प्लस y²। डिस्टेंस मिल गया। अब इसकी पॉजिटिव से डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट है 20, ये कोऑर्डिनेट है XY, तो सेकंड वाले का पोटेंशियल होगा +kq/√3 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² का अंडर रूट, और इनका सम क्या बनना है 0। तो अगर सम आप 0 करोगे तो आपको आगे जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा √3 इंटू अंडर रूट ऑफ x - 2 का स्क्वायर प्लस y² इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, 3 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3y² इक्वल टू x² प्लस y²। इसको ओपन करो, 3 इंटू x² - 4x प्लस 4 प्लस 3y² इक्वल टू x² प्लस y²। x² y² को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो यहां पर बनेगा 2x² प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 12x सॉरी प्लस 12 इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बनेगा x² माइनस 6x प्लस 12 प्लस y² इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x² माइनस 6x, तो इसका मतलब बना, इसे मुझे बनाना पड़ेगा x - 3 का होल स्क्वायर, और x - 3 का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 9 इसमें से ले लिया तो ये बन गया, बच गया 3 प्लस y² बराबर 0। यही आएगा ना, x - 3 का स्क्वायर और 9 12 माइनस 9 3, तो ये बन गया सर्कल की इक्वेशन आ गई, x - 3 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा x² माइनस, अच्छा ये 12 नहीं रहेगा, ये भी 6 रह जाएगा भाई, और यहाँ -3 आएगा भाई, 2 से डिवाइड किया था ना मैंने, देखो फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया छोटा सा, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो ये बना x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये बना x² माइनस 6x प्लस 6 प्लस y² इक्वल टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 9 लाना पड़ेगा ना, तो 3 ऐड कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन आई x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 3। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 30, तो सेंटर क्या था B0 और वो बन गया 30, तो B की वैल्यू आ गई 3, और रेडियस कितना है r²√3, तो रेडियस आ गया √3, √3 मीन्स अराउंड 1.73। तो देखो दोनों पार्ट, दो क्वेश्चन थे लेकिन दोनों पार्ट एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं अगर आप सर्कल पर कोई पॉइंट मान लो और वहां पर दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल लिखो, उसका सम 0 कर दो। सो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में जो हमने स्टार्ट किया है, अब आगे आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हमने ये बताया आपको कि किस टाइप से अभी तक का पैटर्न चला है और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन वही बेसिक हैं जैसे हम आपको क्लास में सॉल्व कराते हैं, बस उसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 करना था, कि बहुत क्वेश्चन में किया हमने, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर रख दिया, दोनों में चार्ज डेंसिटी अलग अलग कर दी, सिंगल स्फीयर वाले बहुत क्वेश्चन किए हमने, एक स्फीयर के अंदर दूसरे स्फीयर वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बार बार याद दिलाया, दैट इज सॉलिड एंगल। तो
सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट आप डेफिनेटली याद रखना, उसके हमेशा चांसेस रहते हैं कि वो जेईई एडवांस में आ सकता है। तो आई एम श्योर आपने ये क्वेश्चन ठीक से समझे होंगे, आप इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।